एमए फाइनल पॉलिटिकल साइंस छठा प्रश्न पत्र भारतीय शासन और राजनीति। मित्रों, हम प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री की भूमिकाएं पढ़ रहे हैं, विभिन्न प्रकार की, या प्रधानमंत्री के अधिकार और कार्य भी इन्हें हम कह सकते हैं, जिसमें हम प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल पढ़ चुके हैं, प्रधानमंत्री और संसद, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, और आज का हमारा टॉपिक प्रधानमंत्री और दल से हम प्रारंभ कर रहे हैं। भारत में प्रधानमंत्री अपने दल का यथार्थ में ही नेता होता है। प्रधानमंत्री से मतभेद होने पर दल के अध्यक्ष को सदैव मुंह की खानी पड़ती है। पंडित नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल में आचार्य कृपलानी और पुरुषोत्तम दास टंडन जैसे शक्तिशाली दल के अध्यक्षों को भी झुकना पड़ा था। ये कांग्रेस दल की बात कर रहे हैं। कांग्रेस दल के उस समय अध्यक्ष आचार्य कृपलानी और उसके बाद पुरुषोत्तम दास टंडन जैसे प्रतिभाशाली शक्तिशाली लोग थे। फिर भी पंडित नेहरू जो कि प्रधानमंत्री थे कांग्रेस की तरफ से, उनका ज़्यादा प्रभाव था। पंडित नेहरू ने तो कुछ समय तक दल की बागडोर भी अपने हाथों में रखी थी। इसी तरह श्रीमती इंदिरा गांधी भी कांग्रेस पार्टी का करिश्माती सितारा बनकर उभरी, और सन 1969 से जब दल में हाईकमान ने उनकी इच्छाओं का अनादर कर दिया और नीलम संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी घोषित किया, तो प्रधानमंत्री ने राजनीतिक चतुराई से उसका विरोध किया और राष्ट्रपति चुनाव में खुले मतदान की मांग की। वीवी गिरी को विजयी बनाना, श्री निजलिंगप्पा को अध्यक्ष पद से हटाया गया और नई कांग्रेस की नींव डाली। ये स्पष्ट करते हैं कि प्रधानमंत्री जो चाहता है वो अपने दल से भी करवा सकता है। दल का वास्तविक नेता प्रधानमंत्री ही है और कांग्रेस अध्यक्ष तो वैधानिक अध्यक्ष मात्र है। सन 1971 में लोकसभा तथा सन 1972 के राज्य विधानमंडलों के निर्वाचनों में दलीय प्रत्याशियों के चयन में प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री द्वारा ही यह निर्णय लिया जाने लगा कि राज्यों में दल का नेतृत्व किसके हाथ में होगा। प्रदेशाध्यक्ष की नियुक्ति भी एक तरह से प्रधानमंत्री ने अपने हाथ में ले ली। लोकसभा और विधानसभाओं के जिन निर्वाचन क्षेत्रों में प्रधानमंत्री पहुंच गई, वहां दलीय प्रत्याशियों को अद्भुत सफलता भी प्राप्त होती थी। पंचम, सप्तम और अष्टम जो लोकसभा के निर्वाचन थे वो तो प्रधानमंत्री के ही निर्वाचन थे एक तरह के। जनता कांग्रेस दल के बजाय प्रधानमंत्री के हाथ मजबूत करने के लिए उनके दल के पक्ष में मतदान करती है। दल की नीतियों में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का श्रेय प्रधानमंत्री को ही है। 7वीं लोकसभा चुनाव के बाद श्रीमती गांधी प्रधानमंत्री पद के साथ साथ कांग्रेस ई की अध्यक्ष और अपने दल की एकमात्र नेता थी, और 1984 से 89 के वर्षों में राजीव गांधी के संबंध में भी ये स्थिति थी। अब हम बात करते हैं कि वस्तुतः दल में प्रधानमंत्री की भूमिका 3 तथ्यों पर निर्भर करती है। यानी वो कौन सा तथ्य है जिन पर इनकी भूमिका निर्भर करती है, तो ये 3 तथ्य है। पहला, प्रधानमंत्री और दलीय अध्यक्ष में से किसने किसके चुनाव में क्या भूमिका अदा की है। दूसरा है, क्या प्रधानमंत्री संसदीय दल की शक्ति का मूल स्रोत है। नेहरू जी के नेतृत्व में संसदीय दल का व्यवहार उन स्कूली बच्चों के समान था जो अपने शिक्षक से डरते हैं तथा उसकी बात ध्यान से सुनते हैं। तीसरा, क्या प्रधानमंत्री को जनता का समर्थन और विश्वास प्राप्त है। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को जन समर्थन होने से ही 1969 में दल विभाजन के समय उन्होंने दल के रूढ़िवादी नेताओं की अधिक चिंता नहीं की। वर्तमान में भी आप देख सकते हो, हमारे जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जो हैं, उनका जो बीजेपी है, उनका दल जो है, दल अध्यक्ष से भी ज़्यादा उनका प्रभाव है पूरे देश में, उनका जनाधार है। श्रीमती गांधी की तुलना में मोरारजी देसाई, चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह और चंद्रशेखर दुर्बल प्रधानमंत्री साबित हुए हैं। यहाँ तक कि मोरारजी भाई देसाई, चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह का और चंद्रशेखर का, इनका तो अपने अपने दल पर भी कोई कठोर नियंत्रण नहीं था। वे दल के सर्वमान्य नेता होने की बजाय गुट के नेता मात्र थे। तो इस तरह से प्रधानमंत्री और दल में भी उसकी हैसियत को देखा जाता है। प्रधानमंत्री ज़्यादा ताकतवर होता है, दल अध्यक्ष से ज़्यादा ताकतवर हो जाता है, लेकिन कई बार दल अध्यक्ष ज़्यादा ताकतवर रहता है। ये व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। अब हम बात करेंगे प्रधानमंत्री और नीति निर्माण। प्रधानमंत्री की परराष्ट्र एवं राष्ट्र नीति के निर्माता के रूप में प्रधानमंत्री भारत के परराष्ट्र एवं राष्ट्र नीति के निर्माता के रूप में प्रधानमंत्री की स्थिति बहुत प्रभावशाली है।
जहाँ ब्रिटिश प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के प्रमुख प्रवक्ता है, वहाँ भारत के प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के प्रमुख प्रवक्ता होने के साथ साथ नीति निर्माता भी है। भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय नेहरू तो स्वयं महत्वपूर्ण नीति की घोषणा भी कर देते थे और कभी कभी उनके सहयोगियों को भी समाचार पत्रों द्वारा घोषित निर्णय की सूचना मिलती थी कि क्या निर्णय लिया गया प्रधानमंत्री के द्वारा। आज प्रधानमंत्री का कार्यालय देश की नीति निर्धारण का प्रधान स्रोत है। यदि अन्य मंत्रियों ने प्रधानमंत्री की जानकारी के बिना कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले लिया है तो उसमें परिवर्तन की बहुत अधिक संभावना रहती है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, संविधान संशोधन आदि जितने भी क्रांतिकारी निर्णय लिए गए वे सब प्रधानमंत्री के ही निर्णय थे। वस्तुतः प्रधानमंत्री सभी महत्वपूर्ण नीतियों का निर्धारण करता है मित्रों। इन सभी नीतियों में वह सरकार का प्रमुख प्रवक्ता होता है। महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में वह भाग लेता है तथा देश की नीतियों को स्पष्ट करता है। देश में कौन सी नीति चलेगी, क्या विदेश नीति होगी, क्या शिक्षा नीति होगी, क्या आर्थिक नीति होगी, सभी को वो निर्धारित करता है, स्पष्ट करता है। राष्ट्र के नाम संदेश में वह जनता के समक्ष अपनी सरकार की नीतियों को प्रस्तुत भी करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री एक तरह का नीति निर्माण करता है। अब हम देखेंगे प्रधानमंत्री और राज्य। भारत में संविधान द्वारा अमेरिका की भांति संघात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है, परंतु भारतीय प्रधानमंत्री का पद राज्यों की राजनीति का भी चालक बन गया है। इस दृष्टि से अमेरिकी राष्ट्रपति की स्थिति बहुत गौण है। वस्तुतः वह राज्यों की राजनीति को नियंत्रित नहीं कर सकता, उल्टा उसे अपनी प्रशासनिक सफलता के लिए राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली सीनेट पर निर्भर रहना पड़ता है। राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति का यथार्थ निर्णय भारत में प्रधानमंत्री का ही होता है। राष्ट्रपति तो उनकी औपचारिक घोषणा ही करते हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के कार्यकाल में मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति में भी उनकी पसंद को विशिष्ट महत्व दिया जाने लगा था। जहाँ जहाँ कांग्रेस को बहुमत मिलता था, कांग्रेस पार्टी को, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ, राज्य मंत्रिमंडल के निर्माण में भी प्रधानमंत्री की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई थी। आज अधिकांश राज्यों की वित्तीय स्थिति दुर्बल है, जिसके फलस्वरूप प्रधानमंत्री केंद्रीय सहायता के द्वारा भी राज्यों को नियंत्रित करता है। अब हम बात करेंगे प्रधानमंत्री की अनुग्रह शक्तियों की। भारत के समस्त उच्च अधिकारियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति करते हैं। संविधान के द्वारा विशिष्ट क्षेत्रों में राष्ट्रीय सेवा के उपलक्ष्य में जो भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री इत्यादि सम्मानजनक उपाधियों का वितरण की व्यवस्था की गई है, व्यवहार में ये उपाधियाँ या ये जो नामों का फाइनलाइजेशन जो है प्रधानमंत्री द्वारा ही किया जाता है। मित्रों, कई बार क्या होता है, प्रधानमंत्री जो है वो आम निर्वाचन में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसको हम कह सकते हैं महानिर्वाचन, यानी प्रधानमंत्री का निर्वाचन। जैसे वर्तमान समय में एक अन्य कारण से भी प्रधानमंत्री की स्थिति बहुत अधिक मजबूत हो गई है। वो कारण क्या है, प्रधानमंत्री का अपने राजनीतिक दल का नेता होना और महानिर्वाचन उसके नाम से ही लड़े जाना। कैसे? पंडित नेहरू के जीवन काल में सभी महानिर्वाचन का नारा यही था कि कांग्रेस को वोट देकर पंडित नेहरू के हाथ मजबूत कीजिए। और 1971 के लोकसभा चुनाव तथा 1972 में 5वें आम चुनाव सत्ता कांग्रेस ने श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम पर लड़े थे। चुनाव में जनता को इंदिरा हटाओ या इंदिरा बचाओ, इन दो में से किसी एक पक्ष में मतदान करना था। प्रधानमंत्री ने इन चुनावों में अपने विरोधियों को प्रतिक्रियावादी बतलाते हुए स्वयं को प्रगतिशील दृष्टिकोण वाला व्यक्ति सिद्ध किया और वे देश की सर्वसाधारण जनता के साथ प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करने में सफल रही थी। ऐसे निर्वाचन में जब उस दल को पर्याप्त सफलता प्राप्त हो जाती है तो स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है मित्रों, और वह देश का सर्वप्रमुख शासक भी बन जाता है। हम ये कह सकते हैं कि 1971 और 1972 के चुनावों ने भारत में प्रधानमंत्री के रूप में श्रीमती इंदिरा गांधी की प्रतिष्ठा में बहुत अधिक वृद्धि की है। 1977 के चुनाव में भी कुछ सीमा तक तत्कालीन और संभावित प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व पर केंद्रित थे, और जनवरी 1980 में लोकसभा के निर्वाचन तो प्रधानमंत्री का ही चुनाव थे, जिसमें श्रीमती इंदिरा गांधी को जीत मिली थी।
1984 के लोकसभा चुनाव भी प्रधानमंत्री पद पर ही केंद्रित थे। 1989 के लोकसभा चुनाव राजीव गांधी बनाम वीपी सिंह के रूप में जनादेश की स्वीकृति के परिचायक बन गए। फरवरी 1998 के 12वीं लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने श्री अटल बिहारी वाजपेयी को धुरंधर सांसद और प्रधानमंत्री पद के योग्य उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत किया। 1999 में 13वीं लोकसभा के चुनाव अटल बिहारी वाजपेयी के लिए जनमत संग्रह बनकर आए। इसी तरह से वो 2014 के और 2019 के चुनाव में जो बीजेपी को भारी सफलता प्राप्त हुई है, ये एक तरह से श्री नरेंद्र मोदी को महानिर्वाचन प्रधानमंत्री का निर्वाचन के रूप में जो पेश किया गया, प्रस्तुत किया गया, वो यही साबित हुए हैं। हम ये भी कह सकते हैं मित्रों, प्रधानमंत्री देश का सर्वोच्च नेता और शासक होता है। प्रधानमंत्री देश का नेता और कुशल शासक होता है और सिद्धांत रूप में न सही लेकिन व्यवहार में देश का सारा शासन उसी की इच्छा अनुसार संचालित होता है। वह व्यवस्थापिका से अपनी इच्छा अनुसार कानून बनवा सकता है और संविधान में आवश्यक संशोधन करवाकर सर्वोच्च न्यायालय को भी बहुत कुछ सीमा तक अपनी इच्छा अनुसार चलने के लिए बाध्य कर सकता है। ऐसा वो संविधान संशोधन करवाता है पहले और उसके बाद ऐसा होता है। मंत्रिपरिषद में उसकी स्थिति सबसे ऊपर होती है। सभी मंत्री उसकी इच्छा पर्यंत ही अपने पद पर रहते हैं। कभी कभी परिस्थितियोंवश भले ही उसे अपने सहयोगियों के सामने झुकना पड़े, लेकिन अंतिम रूप में प्रधानमंत्री के निर्णय ही मान्य होते हैं। देश की जनता हो या संसद हो, राज्य सरकारें हों या प्रधानमंत्री का अपना राजनीतिक दल हो, हर कोई नेतृत्व के लिए जो है वो प्रधानमंत्री की ओर ही देखता है। व्यवहार के अंतर्गत हम प्रधानमंत्री पदधारी व्यक्तियों, जितने भी प्रधानमंत्री पदधारी व्यक्ति हुए हैं, उन्होंने इस पद की शक्ति और सम्मान में बहुत अधिक वृद्धि ही की, इस पद की गरिमा को बढ़ाया ही है। हम प्रधानमंत्री की स्थिति देखें, यदि पोजीशन देखें प्राइम मिनिस्टर की, तो भारतीय राज व्यवस्था में प्रधानमंत्री का पद जो है सरकार का सबसे महत्वपूर्ण पद होता है। यदि कोई प्रभावशाली व्यक्ति इस पद पर नियुक्त हो जाता है तो इस पद का महत्व और लगातार बढ़ जाता है। भारतीय प्रधानमंत्री को समकक्षों में प्रथम कहना सर्वथा भ्रम मूलक है। उसकी शक्ति इतनी व्यापक है जितनी विश्व के किसी शासक, यहाँ तक कि अमेरिकी राष्ट्रपति को भी प्राप्त नहीं है। इतनी अधिक ताकत, इतनी अधिक पावर्स प्रेसिडेंट को प्राप्त है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर को प्राप्त है। तथ्य तो यह है कि सभी दृष्टियों से शक्ति अब संसद के हाथों में नहीं रही है और न ही मंत्रिमंडल के हाथों में रही है, अपितु प्रधानमंत्री के हाथ केंद्रित हो गई है। प्रधानमंत्री का सचिवालय जो है, कार्यालय है, पीएमओ जो है, वो शासन तंत्र का स्थायी अंग बन गया है। संसदीय दल के नेता के रूप में प्रधानमंत्री की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। दल की शक्ति संरचना में प्रधानमंत्री ही सर्वोपरि है तथा उसे दलीय संगठन के निर्देशों के प्रति उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता। भारत में भी जन निर्वाचन वस्तुतः प्रधानमंत्री का ही निर्वाचन हो जाता है। सन 1971 तथा 1980, 1984, 1989, 1996, 1998, 2014, 2019 के निर्वाचन सही मायने में व्यक्तित्व के ही चुनाव थे। जिस प्रकार अमेरिका में राष्ट्रपति का व्यक्तित्व अधिक महत्वपूर्ण होता है, न कि उसका दल और दलीय विचारधारा, भारत में भी प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व इस ऊंचे चुनाव पर छाया रहता है। वस्तुतः भारत में प्रधानमंत्री की विशालतम शक्तियों को देखते हुए उसे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर कहा जा सकता है। जिस प्रकार अमेरिका में राष्ट्रपति के सचिवों की स्थिति उनके परामर्शदाताओं के समान है, उसी प्रकार भारत में भी मंत्रियों की स्थिति प्रधानमंत्री के सलाहकारों जैसी ही है। जिस प्रकार अमेरिका में राष्ट्रपति का निर्णय प्रभावशाली होता है, उसी प्रकार भारत में प्रधानमंत्री का निर्णय ही सर्वोपरि होता है। भारत के प्रधानमंत्री की स्थिति को हम प्रकट करने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री की स्थिति के बारे में प्रयुक्त उक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री के लिए समकक्षों में प्रथम उक्ति का प्रयोग किया गया है। कई लोगों ने इसको कहा है, जैसे जेनिंग्स जो हुए, उन्होंने कहा है प्रधानमंत्री को सूर्य के सदृश बताया है। उन्होंने सूर्य के सदृश से कहा है जिसके चारों ओर समस्त ग्रह घूमते हैं। लेकिन ये सब उक्तियाँ जो है भारतीय प्रधानमंत्री की यथार्थ स्थिति का मूल्यांकन करने में असमर्थ है, क्योंकि व्यवहार में पंडित जवाहरलाल नेहरू की स्थिति किसी भी ब्रिटिश प्रधानमंत्री से अधिक शक्तिशाली और प्रतिष्ठा की रही है। पंडित नेहरू समकक्षों में प्रथम ही नहीं थे, अपितु समकक्षों के स्वामी थे। हाँ, यदि हम कहें तो कुछ प्रधानमंत्री ऐसे भी हुए हैं जिनकी स्थिति, पद की स्थिति थोड़ी दुर्बल भी रही है,
डॉक्टर मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव, एचडी देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल जैसे कुछ व्यक्ति प्रधानमंत्री हुए हैं जो प्रधानमंत्री पद की स्थिति दुर्बल हुई है। कारण क्या था? मोरारजी एक मिलीजुली सरकार के नेता थे और जनता पार्टी में प्रचलित घटकवाद ने प्रधानमंत्री की स्थिति को काफ़ी आघात पहुंचाया था। उनकी पार्टी और सरकार के नेता कई बार एक दूसरे के विरोधी विचार प्रकट कर देते थे। चरण सिंह जी मिलीजुली सरकार के नेता थे। दल बदलू प्रधानमंत्री होने के कारण जनता में उनके प्रति कोई आस्था की भावना नहीं थी, जनाधार नहीं था और वे श्रीमती गांधी के समर्थन से प्रधानमंत्री बने थे, जिससे उनकी लोकप्रियता काफ़ी कम हो गई थी। और श्री एचडी देवगौड़ा, श्री इंद्र कुमार गुजराल जैसे प्रधानमंत्रियों के सिर पर संयुक्त मोर्चे की संचालन समिति सवार थी, जो कि प्रधानमंत्री की सत्ता एवं शक्तियों पर नियंत्रण लगाती रही। ऐसी विलक्षण संस्था का निर्माण निर्णय लेने में सहायता करने हेतु नहीं, अपितु प्रधानमंत्री को निर्णय लेने से रोकने हेतु किया गया। ये जो संस्था बनाई गई थी संयुक्त मोर्चे के संचालन समिति, ये क्या कर रही थी? प्रधानमंत्री को निर्णय लेने से रोकती थी। और इसके उदाहरण भी है महिला आरक्षण विधेयक, लोकपाल की नियुक्ति संबंधी विधेयक, पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में वृद्धि, राज्यपालों की नियुक्ति तथा राज्यसभा में विशिष्ट प्रतिभाओं के मनोनयन जैसे संवेदनशील मसलों पर जो ये कमेटी थी, स्टीयरिंग कमेटी थी, वो कोई भी निर्णय नहीं ले सकी थी। और प्रधानमंत्री का पद इतना अशक्त कभी नहीं हुआ जितना संयुक्त मोर्चे के शासनकाल यानी 1996 से 98 के बीच रहा। यहाँ तक कि स्टीयरिंग कमेटी ऐसे व्यवहार करती जैसे कि वह सुप्रीम कमांडर हो और प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल का कार्य मात्र उसके निर्णयों का अनुमोदन करना हो। आज हम भारत में प्रधानमंत्री के शक्तिशाली होने के यदि कारण किसी को बताना चाहें तो पहला कारण हम बताएंगे कि प्रधानमंत्री पद को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने व्यक्तित्व के कारण आकर्षण का केंद्र बना दिया। इसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व भी है, जिन्होंने इस पद को बहुत आकर्षक और आकर्षण का केंद्र बना दिया है। दूसरा, भारत में अधिकांश महत्वपूर्ण निर्णयों का स्रोत प्रधानमंत्री कार्यालय है और नीति निर्माण में मंत्रिमंडल के बजाय प्रधानमंत्री अपने विशेष सलाहकारों पर अधिक भरोसा करते हैं। तीसरा कारण हम कह सकते हैं भारत में लंबे समय तक प्रतिपक्ष दुर्बल और असंगठित रहा, जिससे प्रधानमंत्री को न तो कभी चुनौती दी जा सकी और न उसका विकल्प भी प्रस्तुत किया जा सका। और चौथा आता है संविधान में उप प्रधानमंत्री के पद का अभाव है। अनिवार्यतः उप प्रधानमंत्री दल का वरिष्ठ नेता हो सकता है अथवा प्रधानमंत्री का प्रतियोगी बन जाता है। उप प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री की सत्ता व शक्ति के लिए खतरा सिद्ध हो सकता है। इस दृष्टि से उप प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था न तो प्रधानमंत्री पद के हित में है और न ही भारतीय राज्य व्यवस्था के। फिर भी मित्रों, आपको बता दूं कि भारतीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री की स्थिति उसके व्यक्तित्व पर ही निर्भर करती है और व्यक्तित्व के अतिरिक्त भी प्रधानमंत्री की स्थिति को निर्धारित करने वाले कुछ अन्य तत्व हैं, जैसे प्रधानमंत्री को अपने राजनीतिक दल में कैसी स्थिति प्राप्त है, देश की राजनीति में प्रधानमंत्री के दल की स्थिति कैसी है, तत्कालीन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों तथा व्यावहारिक राजनीति में प्राप्त सफलताएं और असफलताएं। तो भारत में ये जो नाना प्रकार की भूमिकाएं निभाता है प्रधानमंत्री, जो विभिन्न कार्य प्रधानमंत्री के द्वारा किए जाते हैं, उसके पद की जो शक्तियाँ उसे मिलती हैं, यदि प्रभावशाली व्यक्तित्व हुआ, जन समर्थन जिसको प्राप्त हुआ, जनाधार उसका अच्छा हुआ, तो वो बहुत एक शक्तिशाली व्यक्ति बनकर के उभर के आता है। एक अधिनायक के रूप में नहीं, एक जननायक के रूप में वो अपने कार्यों को संपादित करता है। भारत का प्रधानमंत्री जो है ये बहुत महत्वपूर्ण पद है। इस तरह का पद जो बहुआयामी व्यक्तित्व का व्यक्ति जब इसको धारण करता है तो ये और भी गौरवशाली पद बन जाता है। धन्यवाद।